क्लास 2। दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से जस्ट एक रिकंसिलिएशन की तरह है। कैश बढ़ गया बढ़ा दो, घट गया घटा दो, और कोई गलत हुआ है तो करेक्शन करो। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑफिशियल फॉर्मेट, आपको दिख रहा है। इसमें से पहला आइटम आप देख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैंने इसमें ऑलरेडी टेबल में समझाया था, लेकिन एक बार फिर से समझाना चाहता हूं ताकि आपके दिल में बस जाए, दिमाग में बस जाए, धड़कनों में आ जाए। तो देखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं, और इस स्टेप्स को ABC के नाम से जानते हैं। जब ये तीनों को जोड़ते हैं तो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट स्टेप शुरू करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसके नीचे हम लिखेंगे व्हाट? सरप्लस। यानी कि सरप्लस कहाँ से आएगा? सरप्लस के लिए आपको बैलेंस शीट में जा कर के सरप्लस के डिफरेंस निकालने पड़ेंगे और यहाँ आएगा। ठीक है, इसमें यानी कि सरप्लस में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किसका? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। ठीक है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या क्या हो सकते हैं? तो नॉन कैश के केस में डेप्रिसिएशन होगा, नॉन कैश के केस में एमोर्टाइजेशन होगा। किसका? इंटेंजिबल एसेट का। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा, एंड एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इसी के केस में अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम देखेंगे तो आपके पास होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा। इसी के केस में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। इसी के केस में डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, जिसका एडजस्टमेंट करना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको कंपेयर करना है कि सरप्लस में क्या है और क्या नहीं है। जैसे नॉन कैश है, सरप्लस में माइनस हुआ है, लेकिन कैश बाहर नहीं गया, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर डिविडेंड रिसीव्ड है तो डिविडेंड रिसीव्ड से सरप्लस क्या हुआ है कि सरप्लस बढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि ये डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का है तो इसमें हम माइनस करेंगे, ऐड बैक करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक उसी प्रकार से अगर इंटरेस्ट पेड है, इसका मतलब कि सरप्लस घटा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। आप देख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे एंड फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। स्टेप 2, जब हम इसके सारे एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारे पास आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। यानी कि वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे। दिमाग खोल के सुनिएगा, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट का पूरा बेस 2 पॉइंट पे टिका हुआ है, डेटर एंड क्रेडिटर। आपको पता है कि डेटर की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब कैश बढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से डेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई है तो कैश घटा है। इसी बेस पे आप सारा करेंगे। 3 आइटम इंपॉर्टेंट है जो कि वर्किंग कैपिटल में आपसे पूछा जाता है, एक डेटर का, एक क्रेडिटर का, और एक इन्वेंट्री का। डेटर का नाम ये बिल्स रिसीवेबल बोलता है, एंड क्रेडिटर का नाम बिल्स पेबल बोलता है। तो सिंपल आपको इंक्रीज डिक्रीज निकाल के सिंपल ऐड और लेस करके सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो भी चलेगा। जैसे सिंपल अगर मान लिया जाए डेटर कम हो गया तो मतलब कैश बढ़ा है, तो आप लिखेंगे ऐड चेंज इन डेटर। मान लो कि डेटर बढ़ गया तो डेटर बढ़ गया मतलब कैश कम हुआ है, तो सिंपल आपको लेस इंक्रीज इन व्हाट? डेटर। तो आपको कुछ नहीं करना, इंक्रीज डिक्रीज वर्ड करके उसको लिख देना है। बस आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक उसी प्रकार से क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो गया, इसका मतलब कैश कम हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? लेस क्रेडिटर, लेस चेंज इन क्रेडिटर, अमाउंट कॉलम में डाल दीजिए। उसी तरह से मान लीजिए कि क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो लिखेंगे ऐड चेंज इन क्रेडिटर।
बस आपको ऐसे ही करते चला जाना है। और जब इसके एडजस्टमेंट आप जोड़ देंगे तो आप आ जाएंगे स्टेप सी पे। स्टेप सी पे आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें टैक्स पेड है आप माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई रिसीट है तो आप ऐड करेंगे और पेमेंट है तो माइनस करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो आपको पॉइंट नंबर 1 नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं आपको रटाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए में कौन सा आइटम आएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। मैं कहता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टेप बी, तो स्टेप बी में क्या आएगा बोलिए, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मैं कहता हूं स्टेप सी में किस चीज का एडजस्टमेंट होगा बताइएगा, टैक्स एंड व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर से पूछूं, बोलिएगा, जम के बताइएगा, दिल खोल के बताइएगा और ये रट के बताइएगा। रटा एक ही है। स्टेप ए आप बताइए नंबर 1, लाइक स्टेप ए में यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टेप ए जो है आपके पास, स्टेप ए में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप किसका एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि स्टेप ए में एडजस्टमेंट होगा, स्टेप ए में एडजस्टमेंट होगा किसका, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, करेक्ट। एंड स्टेप बी में एडजस्टमेंट होगा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का। एंड स्टेप सी में होगा किसका, स्टेप सी में एडजस्टमेंट होगा किसका, दैट इज कॉल्ड द टैक्स पेड, नॉट प्रोविजन, टैक्स पेड एंड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बात क्लियर है, ए में किसका एडजस्टमेंट होगा बोलिए, ए में यस, ए में यस, ए में यस, ए में यस, बी में यस, बी में हाँ बोलिए, बिल्कुल सही, यस, बी में यस, बी में यस, बी में यस, सी में यानी स्टेप सी में यस, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बाद में आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? तो मुझे लगता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आ गया। अब हम आपको एक काम करते हैं, फिर से मैं चाहूँ तो सीधा सवाल में लेके जा सकता हूँ, बट मैं क्लास 2 में भी आपको क्लियरली यहाँ पे फिर से समझाना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, इसमें से कौन सा आइटम है जो आप क्या क्या समझ सकते हो। मैं पूरे बैलेंस शीट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ बिल्कुल सामने, और मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कौन सा आइटम क्या होगा, कैसे होगा, आप इसको समझिएगा। तो ये है बैलेंस शीट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, बिल्कुल ऐसे होगा। पर्टिकुलर्स, नोट्स, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर, नोट्स, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, बिल्कुल ऐसे ही दिया रहेगा, करेक्ट। यही फॉर्मेट होगा, यही मेन हेड होंगे, यही सब हेड होंगे और सब हेड के बाद नोट्स टू अकाउंट होगा। यानी कि इसी तरह से आपको मिलेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एसेट्स, देन व्हाट, नोट्स भी होगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, पूरा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले हम एडजस्टमेंट को तोड़ेंगे और उसके बाद सिंपल कंपैरिजन करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फुल फ्लेज करेंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे, एडजस्टमेंट का जो इंपैक्ट आता है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आ रहा है, हम यहाँ पे बैलेंस शीट लेके आ रहे हैं एंड यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे बैलेंस शीट है और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैं एक एक चीज बताते चला जा रहा हूँ कि बैलेंस शीट का ये आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आएगा। आप सवाल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को तोड़ देंगे, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट सिर्फ उसी आइटम का बनाएंगे, अकाउंट आप सिर्फ उसी आइटम का बनाएंगे जो आइटम एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। वरना हमें अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट का कंपैरिजन करेंगे और आराम से फॉर्मेट में डालेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये है बैलेंस शीट, ये है आपके पास फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखते हैं, अब आपको पता है इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको पता है कि एक एक आइटम कहाँ जा रहा है। शेयर होल्डर फंड्स, इसमें आ गया शेयर कैपिटल का इंडिविजुअल आइटम नोट्स टू अकाउंट में देगा, यानी आप नोट्स टू अकाउंट में जा करके देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर भी देखना है एंड नोट्स टू अकाउंट पे भी देखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? ये फाइनेंसिंग है। तो कॉस्ट में आएगा, बताओ पॉइंट 1 में आएगा, पॉइंट 2 में आएगा या पॉइंट 3 में आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉइंट नंबर 3 है। ऑपरेटिंग के जो ऑपरेटिंग आइटम है उसमें ABC स्टेप्स हैं। मेन पॉइंट 3 है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल जब बैलेंस शीट आपके यहाँ दिख रहा है तो ये कौन सा एक्टिविटीज़ है? बताइए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो नेचुरली अगर ये बढ़ गया तो हम ऐड करेंगे, लेस हुआ तो हम लेस करेंगे, क्योंकि हमने इसको रिडीम किया होगा या बाई बैक किया होगा। इतना ही नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दिया। डिविडेंड कौन सा एक्टिविटीज़ है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, डिविडेंड पेड लेस होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिख रहा है। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। अगर ये इंक्रीज हुआ है इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ है, ऐड होगा। कंसेप्ट समझिएगा, रटिएगा नहीं, इंक्रीज तो इंक्रीज बिल्कुल नहीं, नज़र के सामने वो पैसे आते हुए दिखना चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ा है तो कंपनी के अंदर वो पैसे बढ़े हुए भी आना चाहिए, है ना मजे की बात। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ, रिड्यूस कैसे हुआ? ईयर आप देख रहे हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर। अगर करंट ईयर में कम हो गया, मान लो कि प्रीवियस ईयर में 5 लाख था, करंट ईयर में 2 लाख आ गया, 3 लाख कम हो गया, तो हम एज्यूम करेंगे कि रिडीम हो गया। तो क्या होगा? कैश रिड्यूस होगा। कहाँ लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 पे, बिकॉज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉइंट नंबर 3 है, राइट, एक्टिविटीज नंबर 3 है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें आ गया। अब बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, क्या दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया तो बताओ क्या होगा? ये ऑपरेटिंग होगा, ये इन्वेस्टिंग होगा या ये फाइनेंसिंग होगा? ये फाइनेंसिंग होगा। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑपरेटिंग में माइनस किया हुआ है उसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, एंड चूंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है तो फाइनेंसिंग में आपको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, यानी कि आप बैलेंस शीट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको यही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाने के लिए क्या होगा? यही बैलेंस शीट आएगा। ये जो बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, यही आएगा, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। बात समझ में आई? अब मान लो कि प्रेफरेंस शेयर के पहले प्रतिशत दे दिया, तो क्वेश्चन कहे या ना कहे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड हैज़ बीन पेड। मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर है एंड 10% रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो 1 लाख का 10% मतलब कितना हुआ? 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना ही होगा। ये कानून की बात है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे क्वेश्चन में मांगे या ना मांगे, उसे अपन को कोई फर्क ना पड़े है। बात समझ में आई? एकदम समझ में आ गई। तो यही 2 आइटम आपसे पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आता है सब हेड। सब हेड में आपको नोट्स देखना पड़ेगा। कौन सा सब हेड? सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये नोट्स में आप जाएंगे। ये नोट्स में मैंने यही दिखा दिया, बट ये आपके एग्जाम में सिर्फ बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, नोट्स में ये इंफॉर्मेशन आएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए दिखा दिया ताकि आपको पता चले कि नोट्स में क्या क्या है, नोट्स कैसे बनता है। चैप्टर 1 में, बुक 3 के चैप्टर 1 में अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हमने दिखा रखे हैं। कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या है भाई? ये इन्वेस्टिंग डिसीजन है। क्यों? क्योंकि एसेट बिका है, उसका प्रॉफिट है, राइट। ये कैपिटल रिजर्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो ये ऑलरेडी कैश माइनस नहीं हुआ लेकिन सरप्लस में से माइनस हुआ है, तो हम ऐड बैक करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कोई लेनो देनो नहीं है ऑपरेटिंग से, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। प्रीमियम आया है, अलग से दिख के जाएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, बैलेंस शीट यहाँ पे आ रहा है, आपको दिख रहा है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कैसे क्रिएट किया गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट किया गया, यानी क्रेडिट किया गया। तो इसमें से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज ए इन्वेस्टिंग डिसीजन। एसेट की वैल्यू बढ़ी है, रिजर्व की वैल्यू बढ़ी है, बट ध्यान रखिएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो है, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व में कैश का फ्लो नहीं हुआ है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, दूर से कहेंगे जयराम जी की, क्या कहेंगे? जयराम जी की नमस्ते, है ना। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देन सरप्लस द बैलेंस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही वो चीज़ है जिसका हमें इंतजार है। ये ऑपरेटिंग है, सुपर ऑपरेटिंग है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पहला स्टेप है जो आप कंपेयर करते हो। कैसे करते हो? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग सरप्लस पहला आइटम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, बढ़िया। हमने यहाँ क्या किया है कि बैलेंस शीट में नोट्स को डाल दिया है। क्यों डाला है इस नोट्स को पता है आपको? चूंकि आपके एग्जाम में नोट्स क्वेश्चन के नीचे आएगा, बट हम आपको यहीं पे समझा देना चाहते हैं कि बैलेंस शीट का हर एक आइटम क्या है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, राइट। आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मीनिंग समझाया जा चुकी है चैप्टर 1 ऑफ द बुक 3 में। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। मेन हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मेन हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मीनिंग समझाया जा चुका है। अगर ये इंक्रीज है तो ऐड होगा, डिक्रीज है तो डिक्रीज होगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अब आप चलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज में। कहाँ रहे? नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये मेन हेड है। सब हेड नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जहाँ नोट्स देख रहे हैं, नोट्स दिखा हुआ है, और ये नोट्स के यानी कि इसके नीचे जितने भी चीज़ें हैं उस नोट्स में आएगा। आपको क्वेश्चन में ये सारे इंफॉर्मेशन नोट्स में दिए जाएंगे। मैं क्यों इसमें डाला हूँ? ताकि आपको मैं बता सकूँ, आपको मैं समझा सकूँ कि नोट्स में क्या आइटम होंगे, उसका नेचर क्या होगा। डिबेंचर और बॉन्ड, डिबेंचर और बॉन्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। अगर डिबेंचर इंक्रीज हुआ है इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। डिबेंचर रिड्यूस हुआ है इसका मतलब रिडीम हुआ है, कैश बाहर गया है, हम इसको लेस करेंगे। तो एनी ट्रांजैक्शन विच हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द कैश, दैट इज इनफ्लो, कैश इनफ्लो, हम ऐड करेंगे। एनी ट्रांजैक्शन विच हैज गॉट इम्पैक्ट टू डिक्रीज द कैश, तो इसका मतलब हम उसको लेस करेंगे। मजे की बात सुनिएगा और गांठ बांध के रखिएगा, दिल थाम के दिमाग में रखिएगा और बहुत आराम से दिमाग के अंदर डालिएगा। अगर क्या, अगर क्वेश्चन में दिया है कि डिबेंचर 10% द वैल्यू इज 10 लाख, ओके, देखिएगा फ्रेश डिबेंचर के डेट को, इशू के डेट को ध्यान रखिएगा। कई बार जब आपको तंग करना होता है तो इन बिटवीन ईयर का इशू डेट दे देगा या 9 महीने बाद का दे देगा, तो आपको टाइम बेसिस पे डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मान लो कहता है एग्जाम्पल के तौर में कि 10 लाख का डिबेंचर था और अभी भी 10 लाख है, तो यानी कि 10 लाख रुपया यूज हुआ है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन 10 लाख का 10% इक्वल टू 1 लाख, 10 लाख का 10% इज इक्वल टू हाउ मच? 1 लाख, यानी कि साल का, ईयर का 1 लाख इंटरेस्ट का आपको एंट्री मारा गया होगा। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, बट चूंकि क्वेश्चन में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ही डिबेंचर के आगे प्रतिशत दे दिया, तो इसकी इंटर की एडजस्टमेंट हो गई होगी।
याद है मैंने पहले बताया था, इट्स अ पोस्टमार्टम। तो एंट्री हो गई होगी, तो हो गई होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से। मान लो कि डिबेंचर 10 लाख था, 10 लाख है, तो ना कैश आया ना कैश गया, जीरो। लेकिन 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, तो ये इंटरेस्ट ऑपरेशन में माइनस हुआ होगा, जो अकाउंटेंट साहब ने वो किया होगा, लेकिन वो वास्तविक में ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, तो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर देंगे। क्लियर, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते समय मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए, व्हाट एक्जैक्टली यू शुड थिंक। अंग्रेजी बोल रहे हो यार, अंग्रेजों बीच बीच में ना अंग्रेजों वाली अंग्रेजी आ जाती है ना। कोई बात नहीं, चलता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी बिहार की अंग्रेजी, कभी बंगाल की अंग्रेजी, कभी दिल्ली की अंग्रेजी, कभी मुंबई की अंग्रेजी, है ना, एकदम समझेगा है बोले तो। ओके, अब क्या हो गया, डिबेंचर और बॉन्ड एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन आप कैसे पढ़ेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बताया रहेगा, तो अपन लोग ऐसे ही करेंगे। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन पढ़ने में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, राइट। टर्म लोन, टर्म लोन क्या होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। मीनिंग समझाया जा चुका है आपको बुक 3 के चैप्टर 1 में, जाके पूरे मीनिंग को दिल से समझिएगा और उस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ के घुमा घुमा के रिवाइंड करके करके एकदम दिल में बढ़ा लीजिएगा। नेचुरली टर्म लोन पहले 5 लाख था, अब 7 लाख हो गया। 2 लाख से पहले 5 लाख था, अब 7 लाख। बिकॉज कई लोग बोलेगा ये 7 क्या होते हैं, तो अपन लोग उसको भी ध्यान रखने का ना, खास करके बहुत लड़की लोग का ये बहुत आदत है। 37 हम कहते हैं 37 बोले तो, अरे 37 बोले तो 37। एनीवे, सो पहले 5 लाख था ओपनिंग में, अब 7 लाख। इसका मतलब 2 लाख इंक्रीज हुआ है टर्म लोन, तो हम इसको ऐड करेंगे, नीचे जाएगा तो माइनस करेंगे। सिंपल, कैश बढ़ा या घटा यही देखना है। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, मीनिंग आपको पता है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। पब्लिक डिपॉजिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, मीनिंग चैप्टर 1 में समझाया हुआ है अच्छी तरह से। दैट्स अ पब्लिक डिपॉजिट, लोगों से अनसिक्योर्ड मनी लिया गया है। ऑफ कोर्स अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ हैड इंक्रीज, इसका मतलब कैश हैज इंक्रीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंसिंग लीज ऑब्लिगेशन, कौन सा है, फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि नॉन करंट लायबिलिटीज का हर आइटम फाइनेंसिंग डिसीजन है। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, बढ़ा है, इसका मतलब है फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर इंक्रीज हुआ है कैश तो ऐड करेंगे, डिक्रीज हुआ है कैश तो लेस करेंगे। इज दैट क्लियर? अब बाकी के छोटे मोटे हेड को मैं नहीं ले रहा हूं, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। अब नेक्स्ट आता है मेन हेड 4, करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड, करंट लायबिलिटीज में सब हेड 1, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान रखिएगा, अकेला ये सब हेड है जो करंट लायबिलिटीज का होते हुए भी फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, क्वेश्चन बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कैश इंक्रीज हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया, मतलब कैश डिक्रीज हो गया। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज है तो इसका मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन में ऐड होगा। सिंपल। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज अ कंप्लीटली अ फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन। डिपॉजिट शॉर्ट टर्म, अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन। बात समझ में आई? यस। अब हम आगे चलते हैं। सब हेड नंबर 2, ट्रेड पेबल। ये ऑपरेटिंग है। अगर ट्रेड पेबल घट गया इसका मतलब कि कैश की पेमेंट हुई है, तो ये कैश घटेगा, लेकिन कौन से हेड में, ऑपरेटिंग के हेड में। ऑपरेटिंग के कौन से हेड में, स्टेप ए, स्टेप बी या स्टेप सी? स्टेप बी, बिकॉज ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है।
एंड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट हम करते हैं स्टेप बी, दैट मीन्स व्हाट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज उसके अंदर आएगा। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? नेक्स्ट इज सबहेड। ध्यान रखिएगा ये ट्रेड पेबल ही आएगा, ये सबहेड 2 है। और जब आप ऑपरेटिंग का करंट एसेट का आइटम जब आप नीचे काफ़ी आएंगे एसेट के साथ तब आएगा, तो एक ही साथ नहीं आएगा। मैं आपको बाद में तरीका बताऊंगा कि हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट के सारे आइटम को प्लेस कर देंगे, उसके बाद ऊपर बैलेंस शीट में सिंपल कंपेयर 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 करते हुए चले जाएंगे, तो हमसे गलती नहीं होगी और हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही कर रहे हैं। ठीक है ना? अदर करंट लायबिलिटीज इज ऑपरेटिंग। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ध्यान से, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रोविजन ऐड होगा एंड पेड लेस होगा। पेड कौन से स्टेप में होगा? ए में, बी में या सी में? बताइए। इनकम टैक्स पेड स्टेप ए या स्टेप बी या स्टेप सी? स्टेप सी, राइट? तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो ए में ऐड होगा, राइट? प्रोविजन फॉर टैक्स ए में ऐड होगा क्योंकि माइनस हुआ है, एंड टैक्स पेड सी में लेस होगा। ठीक है ना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग, तो कहां आएगा? स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी? स्टेप ए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बताओ कहां आएगा? स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी? पता तो चल गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किसका है? स्टेप ए का, स्टेप बी का, स्टेप सी का? स्टेप ए में क्या कर रहे हो? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। बी में क्या कर रहे हो? वर्किंग कैपिटल का। सी में क्या कर रहे हो? टैक्स पेड एंड व्हाट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस में आएगा? स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी? स्टेप ए। प्रोविजन फॉर डिविडेंड ऑपरेटिंग, चूंकि आपने ऑपरेटिंग में प्रोविजन फॉर डिविडेंड, जो प्रोविजन है ऑपरेटिंग में आएगा और जो पेमेंट है वो फाइनेंसिंग में जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह से बैलेंस शीट आता रहेगा आपके क्वेश्चन में। आ गया एसेट, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि पूरा का पूरा नॉन करंट एसेट, चाहे वो पीपीई हो, चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। एक एक करके देख लेते हैं। पीपीई एंड इंटेंजिबल। अब ध्यान से देखिए, इसमें आ गया ए, टैंजिबल। टैंजिबल में, टैंजिबल सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अगर लैंड की वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब कि कैश नीचे गया, ये हम लेस करेंगे। कौन से हेड में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब आप कहेंगे कि सर इसमें डेप्रिसिएशन होगा, इसमें परचेज हो सकता है। जब हम एडजस्टमेंट का सवाल उठाएंगे तो उस केस में हम दिल खोल के इसको ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और ये कैसे जाएगा। तो बिल्डिंग इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसका मतलब कैश कम हुआ है, तो कैश डिक्रीज है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करेंगे। तो लेस सिंपल ऐसे ही करेंगे, लेस बिल्डिंग परचेज, लेस प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज, बस ऐसे ही नाम लिखेंगे, लेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मान लिया जाए कि बिल्डिंग हट गई तो हम इसको सेल मानते हैं, तो हम लिखेंगे ऐड बिल्डिंग सोल्ड। सिंपल ऐसे ही लिखना है। ऑफ कोर्स टैंजिबल एसेट के केस में हमारे पास अकाउंट बना, अगर एडजस्टमेंट दे दिया तो एडजस्टमेंट दे दिया, तो नहीं दिया तो सिंपल कंपैरिजन, नहीं दिया तो सिंपल कंपैरिजन। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दे दिया तो हम क्या करेंगे? फिक्स एसेट अकाउंट खोलेंगे, जो भी बोला है। ऑफ कोर्स ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, ऑफ कोर्स उसमें से सेल परचेज का एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। या तो सेल ऑफ एसेट आएगा, या साथ साथ आ सकता है सेल आएगा, परचेज आएगा, सेल आएगा, परचेज आएगा, प्रॉफिट और लॉस
आएगा, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उस समय हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मेंटेन करती है या सिंपल डेप्रिसिएशन है, एक्युमुलेटेड नहीं है, दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाएंगे। इसकी बातें हम करेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी दिल में बैठाओ कि इसकी जाति क्या है, इसकी बिरादरी क्या है, ये होता कैसे है, बस ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, व्हीकल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लैंड के केस में अगर सेल हुआ है तो आप अगर मान लीजिएगा कि लैंड 5 लाख है, 5 लाख से घट के 3 लाख हो गया, तो कितना कम हुआ? 2 लाख। इसको ज़िंदगी में कभी भी आप डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। मेरी बात समझ में आई बात आपको? तो ये बातें थोड़ा सा हम आगे भी करेंगे, बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ यार, बैलेंस शीट पढ़ाना तो समझा रहा हूँ, ये तो चैप्टर 1 में कर चुका हूँ, कौन सा नया चीज़ पढ़ा रहा हूँ। बस इसी को यानी इसी बैलेंस शीट से आपको कनेक्ट करना है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अगर ये बैलेंस शीट आपको आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ये बैलेंस शीट आपको आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको आता है। बात समझ में आ गई? इंटेंजिबल एसेट ये भी क्या है? क्या है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। हाँ, इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा। क्या जाएगा पहले बताया हूँ, क्वेश्चन आएगा तो फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल, गुडविल पहले 10 लाख का था, अब 7 लाख का है, तो 3 लाख क्या हो गया? एमोर्टाइज हो गया, एमोर्टाइज हो गया है ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे? एमोर्टाइज। एमोर्टाइज का मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया होगा? सरप्लस में से माइनस हुआ होगा ऑपरेटिंग में। हम क्या करेंगे? एमोर्टाइजेशन हम गुडविल करके ऐड कर देंगे। कौन सा आइटम है? नॉन कैश, ठीक है, नॉन कैश, सिंपल। ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क्स क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। सॉफ्टवेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। माइनिंग राइट, माइनिंग राइट का मतलब क्या है कि जमीन में खोदने का अधिकार है लेकिन जमीन पे अधिकार नहीं है। पब्लिशिंग नोट टाइटल्स अगेन इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कॉपीराइट, पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट, सब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ऑफ कोर्स इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो राइट ऑफ हुआ है वो जाके कहाँ पे गया हुआ है? ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है, वो कैश एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन सरप्लस को माइनस किया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सा हेड में? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग के कौन सा स्टेप में? स्टेप ए में। License and the franchise same is intangible. Receipt, model, design, formulation and prototype वे भी उसी में जाएगा। अब आता है सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हर आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ओके, अगर इसके ऊपर अगर डिविडेंड मिला है एंड गलती से नहीं, अकाउंटेंट ने तो सही किया है बट हमारे नज़र से वो अलग है क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो ये ऑलरेडी डिविडेंड इनकम ऑपरेटिंग में ऐड हुआ है, तो हम स्टेप 1 में, स्टेप ए में हम इसको लेस कर देंगे और पूरा का पूरा डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। सो investment in the property is a what? Investing activities. Of course इसके ऊपर रेंटल इनकम आया होगा तो ऑलरेडी स्टेप ए में ऐड हुआ होगा, हम लेस कर देंगे। ओके, और कहाँ ले लेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे। सिंपल। कैश फ्लो से इजी कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। बैलेंस शीट पढ़ो, कंपेयर करके डालो, बैलेंस शीट पढ़ो, कंपेयर करके डालो, एकदम सही आंसर। और मजे की बात देखिए तो आपके क्लास में जो एडजस्टमेंट भी देता है तो सिर्फ 2 पे, कौन से? फिक्स एसेट पे, इन्वेस्टमेंट पे, और कभी कभी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट देता है, या कभी कभी प्रोविजन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का देता है। तो अकाउंट में जब खोलने होंगे तो वर्स्ट सिनेरियो में आपके एग्जाम में 4 ही आता है।
फिक्स एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। खत्म। 4 से ज्यादा आज तक कभी भी हिस्ट्री में नहीं आया अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का इक्विटी में इन्वेस्ट किया, ये कौन सा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अच्छा बताओ, इसके ऊपर डिविडेंड मिला तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग। लेकिन अकाउंटेंट साहब ने क्या किया होगा? स्टेप ए में ऐड किया होगा, माइनस कर देंगे। कहां ऐड कर देंगे? इन्वेस्टिंग में। खत्म। आगे आ गया इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, यानी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर लिया है, इसके ऊपर इनकम हुआ, तो इनकम हुआ तो क्या करिएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। अकाउंटेंट साहब ने क्या किया होगा? ऐड कर लिया होगा, स्टेप ए में माइनस कर देंगे। सिंपल। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, सेम ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड्स ऑफ द अदर कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, सेम ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, सेम ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म, सेम ट्रीटमेंट। अब हमारे पास मेन हेड आता है करंट एसेट। करंट एसेट का पहला मीनिंग, पहला सब हेड है करंट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट will be added as good as will be added to cash and cash equivalent। फॉर्मेट देख रहे हैं ना, as it is उठ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये उड़ के बैलेंस शीट से कहा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो, ये उठ के यूं करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट का कभी भी कंपैरिजन मत करना प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ना। प्रीवियस ईयर ओपनिंग बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट ईयर क्लोजिंग में चला जाएगा। बात समझ में आई? जब भी बैलेंस शीट पढ़ना और जैसे ही करंट इन्वेस्टमेंट आपने देखा, जैसे ही करंट इन्वेस्टमेंट आपने देखा, समझना कि मिल गया क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मिल गया क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। कमाल की बात है ना। अब आप बोलोगे ये करंट इन्वेस्टमेंट किस में है? कहीं भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो डिविडेंड भी होगा, इसका जो डिविडेंड होगा, किसका डिविडेंड होगा? इन्वेस्टिंग का, है ना। लेकिन ये उसमें जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर इन्वेस्टमेंट एज वाई, वही आएगा। अब आ गया नेक्स्ट सब हेड इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में ध्यान रखना, मूवमेंट आपको पहले भी समझाई जा चुकी है, वही है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड परचेज, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। ये पूरा का पूरा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है एंड ये इन्वेंट्रीज करंट एसेट का है, तो ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग के स्टेप ए या स्टेप बी या स्टेप सी में एडजस्टमेंट होगा, इसका एडजस्टमेंट स्टेप बी में होगा। करंट एसेट हम लोग डेटर से कंट्रोल करेंगे। डेटर अगर घटता है तो इसका मतलब कि कैश बढ़ता है। ठीक उसी तरह से डेटर अगर बढ़ेगा तो हम सोचेंगे कि कैश घटेगा और उसी के बेस लेकर के हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। सो रॉ मटेरियल इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, WIP ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, स्टेप नंबर बी। फिनिश गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, स्टेप नंबर बी। Stock in trade in the respect of the goods required for the trading, stores and spare, operating activities, step number B. Loose tools, operating activities, step number B. Goods in transit, operating activities, step number B. Trade receivable, again is operating activities, और ये भी आएगा पॉइंट नंबर B में जो डेटर है। Then cash and cash equivalent, ये लास्ट आइटम है। ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आएगा, और जो हम फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे
the final answer must match to what? Must match to what? Must match to the closing one. That's a very simple point. Is that clear? सो ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट है जो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपके एग्जाम में आएगा, और ये पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैसे इसमें से उधर जाएगा आपको तरीका पता हो गया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए कंसेप्ट आपके दिल में बैठ जाएगा, आपके जिगर में आ जाएगा। नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस फॉलोइंग 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट? 5 स्टेप्स। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw the format of cash flow statement. समझ में आया? First of all, we will draw the format of cash flow statement. Step 1. Step 2. Then, according to the given additional information, we will prepare the necessary accounts and other calculation as required, and this will be the part of the working note. और ध्यान रखिएगा, इस अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन आता है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते जाएंगे। स्टेप 3, देन विल पुट द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली, यानी जो भी इस अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिला इमीडिएटली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते जाएंगे। स्टेप 4, देन वी विल गो थ्रू द रिमेनिंग आइटम ऑफ द बैलेंस शीट विच वर नॉट ट्रीटेड। ध्यान से देखिएगा, देन वी विल गो थ्रू द रिमेनिंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट विच वर नॉट ट्रीटेड विद द एडजस्टमेंट एंड विल पुट इट्स इफेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। यानी कि इस एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट को हम फिर से देखेंगे, पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, और जो जो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है अकाउंट्स में उसके इम्पैक्ट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेंगे, राइट? Step 5, finally, at last, we will total the outer column of cash flow statement and will reach to the net cash generated during the year. Then we will add the opening cash and cash equivalent in the amount, and it must be equal to the closing cash and cash equivalent amount. मतलब बिल्कुल क्लियर है कि लास्ट में हम क्या करेंगे कि आउटर कॉलम को टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद उस टोटल में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये, जो कि क्लोजिंग के बराबर है। सो दिस इज द 5 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं, हम आपको समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ध्यान से मैं क्वेश्चन यहाँ पहले डिक्टेट करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये है फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये फॉर्मेट देख लीजिए, आ रहा है आपको? दिख रहा है? बढ़िया से दिख रहा है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ बस, और हम इसी क्वेश्चन से फुल फ्लेज क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल्स, नंबर, ट्रांजैक्शन, अमाउंट। क्वेश्चन में ये है 1, डेप्रिसिएशन। सोल्यूशन पहले शुरू नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 5000। 2, amortization of goodwill 6000। 3, machinery sold 7000। machinery sold 7000। 4, loss on sale of machinery 1000। next, profit on sale of machinery 8000, correct? Purchase of machinery 9000, correct? Provision for tax for current year 8000, point number 8. Provision for bad debt 2000. Equity share capital issued 50,000. 10. Preference share redeemed 25,000. Redeemed 25,000. ठीक है, क्लियर है? Amount transferred to general reserve 5,000. Okay, 5,000.
इंटरेस्ट पेड 4000, इंटरेस्ट पेड 4000। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अब यहां आ गया, अब हमें सॉल्यूशन करनी है। ये है फॉर्मेट, फॉर्मेट एज इट इज आ गया, देख लीजिए। ये एक आध लाइन छोड़ छाड़ के आप कर सकते हैं। अंदाजन मान लीजिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चूंकि ऑलरेडी 3 हेड है तो एक पेज उसी को छोड़ दो। नेक्स्ट में 4-4 लाइन का पेजेस देख लो। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि किसमें कितना आइटम दिया हुआ, उतना लाइन का बना लो। क्वेश्चन तो पढ़ोगे ही ना, या बिना करे सॉल्व कर दोगे? क्वेश्चन अभी भी आपने पढ़ा ना। तो ये सॉल्यूशन यहाँ आ गया। अब सॉल्यूशन आ गया, हमें कुछ नहीं करना, फिलअप करते हुए बढ़ते जाना है। अब देखो क्वेश्चन में टॉप पे देखो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ लोगे? ये किसका आइटम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी का। स्टेप ए का क्या है? सरप्लस जो हमने लिया होगा, सरप्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब कि इसमें रिड्यूस हो चुका होगा, लेकिन कैश रिड्यूस नहीं हुआ तो ऐड कर देंगे। तो सिंपल लिखेंगे ऐड डेप्रिसिएशन 5000 इनर कॉलम, दैट्स ऑल। नेक्स्ट कहता है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 6000, करेक्ट। क्या हुआ होगा? जो सरप्लस है उसमें माइनस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सरप्लस तो माइनस हो चुका, लेस हो चुका, लेकिन कैश का तो आइटम नहीं है, कैश लेस नहीं हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 6000, बस। अब इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 देखिए, मशीनरी सोल्ड 7000। क्या है? मशीनरी सोल्ड 7000। मशीनरी सोल्ड कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? मशीनरी सोल्ड इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग कौन सा है? पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए सिंपल लिखना है, ऐड मशीनरी सोल्ड 7000 इन आवर कॉलम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। अब पूरा मशीन आ गया जो भी का। अब इस पे लॉस एंड प्रॉफिट एडजस्टमेंट तो हुआ होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1000। तो अब क्या किया होगा अकाउंटेंट साहब ने? इसको सरप्लस में से माइनस किया होगा, लेकिन इससे तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पड़ा वो तो ऑलरेडी हमने इन्वेस्टिंग में ले ही लिया पूरा, वो तो फुल लिया ना, फुल लिया ना, फुल लिया ना, पूरा लिया ना, पूरा लिया ना। तो लॉस एंड प्रॉफिट क्यों? लॉस एंड प्रॉफिट क्यों? ये तो अकाउंटेंट साहब ने अकाउंटगिरी करी थी। हाँ, तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इस लॉस माइनस हुआ था तो ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1000, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। 5 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8000, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8000। क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? जो सरप्लस है, आप देख रहे हैं सरप्लस, इसमें ये ऐड हुआ होगा। क्या इसके लिए कैश आया? नहीं आया। आया भी तो फुल फिगर क्या हो गया होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला गया होगा। फुल फिगर, फुल अमाउंट इन्वेस्टिंग में चला गया होगा। तो ये तो एडजस्टमेंट है ना, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कैश नहीं बढ़ा, तो लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे? लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8000, बस, दैट्स इट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी 9000। ये क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी कौन सा एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? परचेज ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज करने से कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस परचेज ऑफ मशीनरी 9000। जो जो लेस होगा वो ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर 8000 रुपीज, ठीक है। इस प्रोविजन को क्या किया होगा उसने? जो सरप्लस है उसमें से माइनस हो चुका होगा, बट कैश तो गया नहीं ना, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ, अब ये चूंकि कंपलसरी है, पे करना होगा, तो हम क्या करेंगे? टैक्स पेड में दिखा देंगे, तो टैक्स पेड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? देखिए सरप्लस में माइनस हुआ है, कैश तो लेस नहीं हुआ ना, तो ये नॉन कैश आइटम करके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट।
उसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 50,000 रुपये से। अब क्या हुआ इस, अब बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड कौन सा एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे, ऐड इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, या पूरा लिखो प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, चलेगा। अगर आप ऐड ओनली इक्विटी शेयर इशूड करो तो भी नंबर मिल जाएगा। हाउ मच? 50,000। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड क्या हुआ? रिडीम मतलब वापस कर दिया गया। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? प्रेफरेंस शेयर इज व्हाट? फाइनेंसिंग। कैश बढ़ा है घटा है? कैश घटा है तो घटा दो, तो लेस प्रोसीड यूज्ड इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, हाउ मच? 25,000। ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये कहाँ से, जो सरप्लस है उसमें से माइनस हुआ होगा, बट कैश तो नहीं घटा, बट माइनस हुआ है सरप्लस में से, तो सरप्लस में क्या करेंगे? ऐड, ऐड अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। किस में? ऑपरेटिंग में। ओके, ऑपरेटिंग के स्टेप किस में? ए में। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड 4,000, इंटरेस्ट पेड 4,000। अब क्या हुआ होगा? इंटरेस्ट पेड क्या है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने क्या लिख लिया होगा? सरप्लस में, ऑपरेटिंग में। तो हम क्या करेंगे, वहां पे गलती से लेस किया गया है, हम वहां पे ऐड करेंगे, तो इसको ऑपरेटिंग में स्टेप ए में लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट पेड, हाउ मच? 4,000। और सही जगह कहाँ ले जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखेंगे लेस इंटरेस्ट पेड, और इस तरह से ये बैलेंस आपका हो जाएगा। मैं अभी बैलेंसिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, यूज टू नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वास्तविक रूप में कैश फ्लो कितना आसान है, कितना इजी है। और चूंकि यहाँ पे समझा रहे हैं, मैं आपको एक और बात यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्यों ऐड और लेस होता है। मैं एक नॉर्मल एक्रूअल बेसिस का अकाउंट आपको बात में समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तो सही हो गया ना, अब ये क्वेश्चन सारे गायब हो गए। थोड़ा सा 5 मिनट में समझ लो। आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे? इसके पहले वाले चैप्टर में आप ऐसे निकालते थे ना, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? आप क्या करते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट आता था। अब बताओ, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता था तो आप उसको क्रेडिट साइड में लेते थे, नहीं लेते थे? लेते थे ना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेते थे, राइट? बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑपरेटिंग, तो आपने यहां पे एडजस्ट करना सीखा। डिविडेंड आता था तो आप पीएल अकाउंट में लेते नहीं थे? लेते थे। गलत है, लेकिन लेते थे, बट अकाउंटिंग प्रोसेस से सही था, बट हमारे कैश फ्लो के लिए गलत है, चूंकि डिविडेंड रिसीव्ड इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप और नहीं ले सकते। तो यहां पे चूंकि ऑलरेडी ले चुके हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा और उसको सही जगह पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे लेके जाना पड़ेगा। चूंकि आप करते हो बाय डिविडेंड, ठीक है ना, आप ऐड कर देते हो। अगर रेंट आया तो रेंट का धंधा नहीं है आपका, आप डीएलएफ नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप लेते थे नहीं बाय रेंट, देखो बाय रेंट लेते थे, लेकिन वास्तविक रूप में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो सरप्लस में ऑलरेडी ले चुके हो तो आप इसको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी सरप्लस में इंक्लूडेड है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर डेबिट साइड में लिखो तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट आप माइनस करते थे ना, यानी कि जो सरप्लस जो नीचे का फिगर आया हुआ है फाइनली वो माइनस करके आया हुआ है, लेकिन वास्तविक में कैश नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे? ऐड। चूंकि आप जो शुरुआत करते हो लास्ट के फिगर से शुरुआत कर रहे हो, तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है, ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ये पोस्टमार्टम है, तो आपको इसको नलीफाई करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आप माइनस कर चुके हो, बट वास्तविक में कैश नहीं गया, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लाख आप यहाँ पे आप माइनस कर चुके हो तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। टू गुडविल रिटर्न आप, ठीक है, कैश नहीं गया लेकिन आप माइनस कर चुके हो, आप पीएल अकाउंट में लेके आते हो तो क्या होगा? चूंकि आप नीचे से चल रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह से टू डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ये आप पीएल अकाउंट में लेते हो, चूंकि लास्ट फिगर से आप चल रहे हो तो, और इसमें कैश नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा।